स्टूडेंट्स वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट पेपर जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है 24 सितंबर को। तो आज हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में टीएल मॉडल का क्या अर्थ है। टीएल का मतलब होता है टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग का क्या मतलब है। तो टीचिंग एंड लर्निंग का मतलब है कि शिक्षण और अधिगम जो क्या है अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। तो अब क्या है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को ज़रूर समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षेत्र स्वायत्तता। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र स्वायत्तता क्या होती है। तो क्षेत्र स्वायत्तता से तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता इसमें क्या है, स्वतंत्र रूप से रहने पर जोर देता है और शिक्षकों तथा दूसरे अध्यापकों पर कम निर्भर रहता है। तो इसका मतलब ये होता है क्षेत्र स्वायत्तता का मतलब। तो अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि ऑप्शन में क्या है कि इसमें तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो हाँ, ये हमारा सही है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट और थर्ड दोनों में ए दिया हुआ है। फिर सेकंड देखते हैं हम कि अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो बी कट हो जाएगा हमारा। तो बी इसमें कट हो गया। तो एक हमारा ऑप्शन बचता है सी। फिर तीसरा है कि प्रतिस्पर्धा करने को अधिमान्यता देता और पसंद करता है। तो ये भी सही है। स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है। तो हाँ, ये भी होता है। सहयोग करना पसंद करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्षेत्र स्वायत्तता में सहयोग करना पसंद नहीं करता। तो ये कट हो जाएगा, यानी कि ए सी डी हमारा किस में है, थर्ड में है। तो थर्ड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षण की शैली संबंधित प्रवीणताएं कौन सी मानी जाती है। तो प्रभावी शिक्षण की प्रवीणताएं बतानी है आपको। क्वेश्चन समझ लिया ना ध्यान से कि प्रभावी शिक्षण की शैलियाँ उसका क्या होता है, कौशल और ज्ञान होता है जो एक शिक्षक को सफल बनाती है। तो अब देखते हैं हम आगे क्या पूछ रहा है कि व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है कर्मानुसार स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। तो ये सही है। साक्षरता जिसका अर्थ है सामान्य ज्ञान और वाचन और लेखन में कुशलता। तो ये नहीं होता। आत्म सामर्थ्य जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता। तो ये भी नहीं होता। नम्यता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। तो ये होता है, यानी कि जो एक शिक्षक है उसको मृदुभाषी यानी कि नरम भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उसको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना, ये नहीं होता। तो ए और डी यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो सूची दी गई है कि सूची एक में मापनी के प्रकार दिए गए हैं जबकि सूची दो में उनकी विशेषताएं बताई गई है। सूची एक में क्या है, फर्स्ट है कि नामिक क्या होता है।
नामिक यानी कि नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? केवल वर्गीकरण होता है। तो ए का 4 हमारे एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर तो आ गया डी। चलो हम आगे मिला लेते हैं। कर्मिक होता है यानी कि ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? वर्गीकरण और क्रम होता है। अंतराल क्या होता है? अंतराल यानी कि इंटरवल। इंटरवल होता है वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयाँ, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। और अनुपात यानी कि रेशो क्या होता है? वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयाँ और निरपेक्ष शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दिया हुआ है कि अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। तो क्या होता है? हाँ, ये सही है। शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर होते हैं। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम यानी कि जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, तो क्या वो ओनली आईसीटी पर निर्भर होते हैं? नहीं, वो नहीं होते, क्योंकि जहाँ आईसीटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता वहाँ पे भी हम देखते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ए हमारा सही है और आर गलत है। तो इस हिसाब से थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि को में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है, किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा? तो यदि कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है, तो ये कौन सी रिसर्च होगी, कौन से अनुसंधान से संबंधित होगा? तो ये अप्लाइड यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान में होता है। अनुप्रयुक्त जो शोध है उसमें क्या होता है कि समाज द्वारा सामना की जा रही विशेष या व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में भी किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपको 2 स्टेटमेंट दे दी गई है, तो आपको बतानी है कि कौन सी सही है या दोनों सही है। समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। तो समस्त अनुसंधान अगर सिद्ध आता ना अनुसंधान तो ये बात सही थी, लेकिन समस्त अनुसंधान नहीं करता। क्यों? क्योंकि समस्त अनुसंधान क्या है? किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान में वृद्धि के लिए आयोजित नहीं होते। तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। तो कथन 2 हमारा सही है। तो ए गलत है और दूसरा सही है। तो इस हिसाब से हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपको 2 सूची दे दी गई है। फर्स्ट में तो क्या है कि प्रमुख जो है अनुसंधान पद, और दूसरे में विवरण दे दिए गए। पहला है कि शोध समस्या क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि शोध समस्या क्या होती है। शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। तो शोध समस्या क्या होती है? शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। तो ए का डी, एक मिलाने से हमारा आंसर आ गया ए। चलिए आगे मिलाते हैं। शोध परिकल्पना क्या होती है? शोध परिकल्पना होती है किसी शोध प्रश्न का कोई अनंतिम समाधान या उत्तर। अनंतिम का मतलब होता है कि
अंत नहीं होता, ये अंतिम मत पढ़ लेना इसको। अनंतिम का मतलब होता है कि जिसका अंत हुआ नहीं, यानी कि जिसका रिजल्ट्स आया नहीं, जो प्रोसेसिंग में है, तो उसको कहते हैं। फिर है अध्ययन का प्रतिदर्श। अध्ययन का प्रतिदर्श क्या होता है? अध्ययन का प्रतिदर्श होता है कि किसी परिभाषित समुच्चय या समग्र में से लिया गया उप समुच्चय होता है। शोध उपकरण क्या होते हैं? कि प्रविधियाँ जिसका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपानों का आपको क्रम बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी समस्या लेते हैं, ठीक है, कोई भी समस्या, फिर उस क्या करते हैं, हम परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना का मतलब होता है जैसे हमें कोई पौधा लगाना है, तो हम बीज को लगाने से पहले ही पेड़ की कल्पना करते हैं कि हाँ इस पेड़ में ये लगेगा या ये फ्रूट्स लगेंगे। तो ये होता है कि हमने कोई समस्या ले ली और फिर उसकी परिकल्पना करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं हम कि समग्र का अध्ययन यानी कि प्रतिदर्श लेते हैं, यानी कि सैम्पलिंग लेते हैं। उसके बाद में आंकड़े लेते हैं और आंकड़ों के बाद में हम क्या करते हैं कि शून्य परिकल्पना के माध्यम से शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेते हैं, निर्णय, और फिर सामान्यीकरण करते हैं और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस हिसाब से सीक्वेंस देखो क्या बन रही है। सबसे पहले क्या है, हमने समस्या ले ली, तो ए हमारा सबसे पहले होगा। तो ए तो सब में दिया हुआ है, तीन में दिया हुआ ए के बाद में क्या है, समग्र को परिभाषित करना और उप समुच्चय निकालना, ये नहीं होगा। फिर देखो इसमें क्या है, परिकल्पना बनाई है समस्या लेने के बाद, तो परिकल्पना ई में बना रखी है। ए के बाद में क्या आएगा, ई, ए के बाद में परिकल्पना पहले शोध समस्या ले ली, फिर परिकल्पना बना ली डी में। तो ए के बाद में डी, यानी कि ए हमारा राइट बन रहा है। फिर क्या है, समग्र को परिभाषित करना और उसका उपसमुच्चय निकालना। फिर है समुचित शोध उपकरण के प्रयोग द्वारा आंकड़ा संग्रहण, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण करना। और लास्ट में क्या है, शून्य परिकल्पना के माध्यम से मुख्य शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना, यानी कि ए हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकीकरण और समान संभाव्यता होती है। यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, सैम्पलिंग के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग क्या होती है। जब हम कोई समस्या लेते हैं तो समस्या में हम पूरी जो जनसंख्या है वहाँ तो जाके हम डेटा नहीं निकाल सकते सबका, तो हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों का चयन करते हैं और कुछ लोगों के चयन के आधार पर हम क्या करते हैं कि जो हमने पूरा जो एरिया लिया हुआ है उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो सैम्पलिंग भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, इसमें क्या होता है सबकी इक्वल जो क्या है निकलने की संभावना होती है। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर हम लॉटरी सिस्टम देखते हैं कि लॉटरी में क्या होता है सबको इक्वल समझा जाता है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी है यानी कि असंभावता, इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले ही जिन लोगों को लेना है उनको पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि इसमें पहले ही कोटा दे दिया जाता है, स्नोबॉल इसमें आएगी, इस टाइप से नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो
समान संभावता होती है। समान संभावता किस में होती है? प्रोबेबिलिटी वाली में होती है। तो ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में एक तो आएगा सत्रित प्रतिदर्श चेन और एक आएगा गुच्छ प्रतिदर्श चेन, यानी कि सी और ई। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ आपको खुद पढ़ना है और फिर इसके आंसर है। आंसर चलो मैं आपको बता देती हूँ कि जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा थर्ड। 12वें नंबर का है उसका आएगा सेकंड। 13 नंबर है जो उसका आएगा ए आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का आएगा सी आंसर। आपको ये पैराग्राफ खुद करना है। और 15 नंबर का आएगा बी आंसर। मैंने आंसर इसलिए बताए हैं क्योंकि आप जब इनको खुद करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अनोन्य क्रिया को बढ़ाती है तब क्या होता है? क्या होता है तब? मनोवैज्ञानिक होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष संप्रेषण होता है, यानी कि जो कक्षा का माहौल है, कक्षा कक्ष कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ये होता है एक तो लक्ष्य उन्मुख यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है और एक सहयोगात्मक होता है। तो ए और सी यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। तो क्या किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है? तो ए गलत है। एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में किसी समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। तो आर सही है। ए गलत है और आर सही है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 सूचियां दी गई है। फर्स्ट में तो संप्रेषण के अवरोध बता दिए और दूसरे में विवरण बता दिए। तो पहला है कि शब्दार्थ क्या होता है? शब्दार्थ संप्रेषण में जब यानी कि कम्युनिकेशन में जब शब्दार्थ का अवरोध यानी कि बैरियर होता है तो क्या होता है? तब होता है त्रुटिपूर्ण संदेश होता है। यानी कि अगर शब्द ही गलत अगर हमने बोल दिए या टाइप कर दिए तो क्या होगा? उससे जो हम मैसेज भेजना चाहते हैं वो गलत भेजा जाएगा। मनोवैज्ञानिक में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक में होता है निकृष्ट कोटि का अवधारण, यानी कि ए का तो 2 है और बी का 3 है। तो हमारा आंसर तो निकल के आ गया। फिर चलो आगे मिलाते हैं। व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत होता है समय का अभाव। और भौतिक क्या होता है? भौतिक होता है सारणी यानी कि चैनल में भौतिक अस्पष्टता का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है। तो ये हमारा सही है। यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क
के कारण संभव है, तो दूसरा भी हमारा सही है। तो जब ये जो संकेत और प्रतीक होते हैं का अर्थ क्या होता है कि उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है इन दोनों का। यह एनकोडेड प्रणाली में होता है और यह इसके संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण ही संभव होता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति 22 किलोमीटर की दूरी से 4 घंटे में आरंभ में चलकर और तत्पश्चात क्या है धीमी दौड़ से 4 किलोमीटर यानी कि घंटा और 10 किलोमीटर घंटे की गति तय करता है। उसके द्वारा चलकर जो दूरी कितनी तय की गई थी। तो अब देखो, जिनको फॉर्मूला से आता है वो तो आराम से कर लेगा ये, लेकिन जिनका मैथ बिल्कुल वीक है मैं उनको बता रही हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है 22 किलोमीटर और घंटे कितने दिए हुए हैं 4। तो आप देखो कि पहले वो क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है और फिर 10 किलोमीटर। आप इसका 1 घंटा निकाल लो 10 किलोमीटर वाला, ठीक है। तो बाकी कितने बच गए 12 किलोमीटर और 3 घंटे। तो यानी कि वो शुरू में ये देखो ये दे भी रखा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है, तो 12 और 10 यानी कि इसने पूछा क्या है आगे कि चलकर दूरी कितनी तय की गई है, तो चलकर 12 किलोमीटर तय की गई है। और अगर पूछता कि धीमी दौड़ कितनी की है इसने 10 किलोमीटर और चलकर 12 किलोमीटर, तो पूछा भी यही गया है कि जो है चलकर जो दूरी तय की गई थी वो कितनी थी, तो 12 किलोमीटर, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है, ठीक है। यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाती है और हर में से 8 घटाया जाता है तो संख्या 5/3 हो जाती है। मूल परिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम x + 4 बटे x जमा 6 - 8 बराबर 5/3। ये तो हमें दिया ही हुआ है कि 4 की वृद्धि करनी है और 6 अंश में क्या करना है 6 की वृद्धि करके उसमें से 8 माइनस करना है। फिर आगे हम देखते हैं कि 3x + 4 = x - 2। फिर हम इसको इधर लेके आएंगे तो 3x + 12 = 5x - 10, 12 प्लस में 10 = 2x। फिर आ गया 22 + 2x, सॉरी आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि 22 + 2x तो x बराबर 22/2 यानी कि 11 आ गया। 11 में अब क्या करना है कि आपको 6 प्लस करने हैं तो = 17। तो 11/17 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला पर विचार करना है आपको। पहले 0 दे दिया, फिर 6, 24, 60 और 120। तो इसका होगा a का स्क्वायर -1 0। इसी तरह 2 का स्क्वायर -2 6।
इसी तरह 3, 4, 5 का किया हुआ है इसने, तो हमें क्या करना है आगे, 6 का स्क्वायर माइनस 6 तो 210 हो जाएगा ये, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जल पाइप यदि अलग अलग चलाए जाए तो एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों की टंकी को भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। XY प्लस X जमा Y यानी कि 10 गुना 15 और 10 जमा 15, इन दोनों की गुना करेंगे तो 150 प्लस में 25 काटेंगे तो आएगा 6 मिनट, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो हमें इसकी सीक्वेंस देखनी है, यानी कि जो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो सीक्वेंस बन रही है, जो मेथड लग रहा है वही में आगे लगाना है। तो अब देखते हैं, हम ए के बाद में सी दिया हुआ है तो एक का डिफरेंस है बी का, ए बी यानी कि सी डी और ई, आगे 2 का दे दिया डिफरेंस। ई के बाद में क्या है, ई एफ जी एच, तो आगे 3 का दे दिया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसका और इसका क्या रिलेशन है। ए के बाद में क्या है, सी है, ए के बाद में सी है, एक का गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी एक का गैप है, इन दोनों के बीच में भी एक का गैप होगा। तो जी के बाद में क्या होगा, एच और आई, यानी कि आई यहाँ पे होगा। फिर सी और ई का देखना है। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारा थर्ड जो है राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो जितना डिफरेंस है वो हमें आगे वाले में करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, पहला ए और दूसरा जो क्या है तर्क आर दिया हुआ है। तो ये हमारे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से पूछे गए कुछ सवाल है कि अभिकथन ए क्या बोल रहा है कि द्रव्य स्वयं कारित, स्वयं धारित और स्वयं अस्तित्व वाला होता है। असर्शन ये बोल रहा है। फिर द्रव्य अन्य कारक स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उसमें भी अस्तित्व में होता है। तो दोनों बात तो सही है, ठीक है। द्रव्य अन्य स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है। तो सॉरी, ये अन्य द्वारा धारित नहीं होता, ये खुद ही धारित होता है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इस हिसाब से हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य नहीं होता, स्वयं होता तो दोनों सही थे। और इन दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं, यानी कि ये इसकी व्याख्या है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों के बीच में क्योंकि लगा के देखना होता है। लेकिन अब तो क्योंकि की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये गलत हो गया इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक होते हैं, वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यता संबंधित नहीं होते। तो अभिकथन ए सही है, चूँकि कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यता संबंधित नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित है। तो ये दोनों बात सही है। इन दोनों के बीच में हम क्योंकि लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये इसकी व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं, वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यता संबंधित नहीं होते, क्योंकि
चूंकि कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यता संबंधित नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित है। यानी कि ऊपर भी प्रत्यक्षीकरण की बात हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। इन दोनों के बीच में क्योंकि लगाया तो ये इसकी सही व्याख्या बैठ रही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। तो ये सही है, क्योंकि श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति क्या है, दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। तो ये इसकी व्याख्या भी सही है, तो हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है। तो मात्रा और गुणवत्ता किसका निर्णय करती है? उसके मूड का, मूड यानी कि अवस्था का। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय कौन करता है? तो आकृति का निर्णय करता है मिडल टर्म यानी कि मध्य पद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट आपको डीआई दी हुई है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। डीआई में क्या है, निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जिससे 2015 से 19 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 4 देशों X, Y, Z और T के लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के वर्षवार आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या है? GW यानी कि गीगावाट में दी हुई है। तो एक तरफ आपको देश दे दिए गए, ये X, Y, Z और T दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2016-17 के बीच किन देशों में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई है? 2016 और 17, 2016 और 17 इनमें आपको डिफरेंस देखना है। एक्स का कितना आया? 2/13 गुना 100 करना है आपको। वाई का 2/18 गुना 100 करना है। इसका 2/10 गुना 100 करना है। फिर इसका 2/13 गुना में 100 करना है। जब आप इनको काटोगे तो Z जो है उसका 20% सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? Z इसका आंसर, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश में वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई है? तो 2015 से 2019, 2015 और 2019 इस तरह आपको पहले इनका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आप निकालोगे तो पहले का क्या आया? 12/10 गुणा में 100। इसी तरह आगे वाले का क्या होगा? 9/15 गुणा में 100। फिर आगे वाले का 12/8 गुणा 100 और इसका क्या होगा? 8/12 गुणा में 100। जब आप इनको काटोगे तो आप देखोगे कि जो Z है उसका क्या होगा? Z का आएगा सबसे ज़्यादा 150। तो Z इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको DI समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है कि देश Y के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि, Y का औसत निकालना है आपको। तो देखिए ऊपर
y। अगर y पूछा गया तो आपका ध्यान ओनली y पे ही होना चाहिए। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनका प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि 3/15 गुणा में 100। ठीक है, इसी तरह आगे वाले का क्या होगा, 2/18 गुणा में 100। और आगे वाला 0 है तो 0 का हमेशा 0 ही आता है। ये मत कर देना कि 0/20 गुणा 100 करके, इस तरह मत करना। अगर 0 डिफरेंस है तो ये 0 ही आएगा। फिर आगे क्या है, 4/20 गुणा में 100। फिर इन सब का आप डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस आएगा, फर्स्ट का आएगा 20, फिर आएगा 11.11 प्लस में 0 और प्लस में 20। फिर इन सब को आपको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो 51.11 आएगा। और अब पूछा क्या गया है, औसत पूछा गया है, तो 4 से हम इसको काट देंगे। काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.77। तो 12.77 यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किसी दिए गए वर्ष में क्या है, किन देशों में अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई है। तो आपको देखो वृद्धि निकालनी है, फिर आप x, y, z और t तीनों की वृद्धि निकालोगे। तो हमने देखा था कि 2 का डिफरेंस बिल्कुल इक्वल आ रहा था। किस किस का, x का कितना आ रहा था, 12/10 गुणा में 100। और y का भी, z का भी क्या आ रहा था, 12/8 गुणा में 100। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किन किन में हुई है, x और जो z में हुई है। तो x और z यानी कि D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी चारों वर्षों को मिलाकर वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में समग्र वृद्धि प्रतिशत कितनी है। चारों में आप देखेंगे, पहले तो 2015 की, 2015 में 10 + 15 8 और 12 दिए हुए हैं, 45 आ गया। और 19 का इसी तरह हम ऐड करेंगे तो 86 आएगा। जब 86 में से आप 45 माइनस करोगे तो आ जाएगा 41। 41/45 गुणा में 100। आप काटोगे तो आएगा आपका 91.91। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये देखो 2015 से 2019 के बीच में पूछा गया है, तो इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया, इनमें से इनको माइनस करके और फिर काटने से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIOS परिवर्णी शब्द का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आपको क्या है, BIOS की फुल फॉर्म बतानी है। तो BIOS क्या होता है, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। BIOS क्या होता है कि एक फर्मवेयर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड पर पहले से इंस्टॉल रहता है। यह कंप्यूटर संचालित होने पर क्या होता है, स्वयं ही चालू हो जाता है, स्वयं चालू होने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। यह इंटरफेस एक मूल प्रणाली के वास्तविक मानक के रूप में कार्य करता है, यानी कि खुद ही चालू होने वाला एक सॉफ्टवेयर BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल क्या होता है। अब देखो कंप्यूटर में एक तो होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं। यानी कि अब आपको बताना है कि हार्डवेयर क्या होता है। अब देखो, कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल आप बोल दोगे कि मैम हम कंप्यूटर टेबल को भी तो छू सकते हैं, लेकिन वो उसका क्या है, कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता, वो एक अलग हो गया। फिर क्या है, सॉफ्टवेयर को क्या हम छू सकते हैं? नहीं। गूगल को छू सकते हैं? नहीं। हम मॉनिटर और सीपीयू जो कि कंप्यूटर के भाग है उनको छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर में आएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदत्त प्रदर्शीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो ये होता है जी पाई चार्ट और बार चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और अभी कथन ए है और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो अब आपको बताना है कि संप्रति बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये बात सही है। इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रमों में से सही पाठ्यक्रम का चयन करना एक चुनौती है। तो हाँ, ये चुनौती है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि लगा के देखो इन दोनों के बीच में। संप्रति बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है तथा इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रमों में से सही पाठ्यक्रम का चयन करना एक बड़ी चुनौती है। क्या ये बड़ी चुनौती है इसीलिए जो है लोकप्रियता बढ़ रही है? तो ये इसका सही कारण नहीं है, लेकिन बात दोनों सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, लेकिन आर जो क्या एक ही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएफ प्रणाली निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है हेक्साडेसिमल में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी? तो ये थी 3/4। तो आपको एक जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने बताए गए थे। तो ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची जो 1 है उसको सूची 2 से आपको मिलाना है कि उत्सर्जित प्रदूषण किसके कारण होता है। एक तरफ तो ये दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो ए का डी तो 3 में आ गया। फिर आगे देखो चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला तथा श्वसन रोग संबंधी इसमें रोगों का कारण होता है। तो बी का 3 हमारा आंसर तो निकल के आ गया। चलो आगे मिलाते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। फिर है बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स, इससे क्या होता है, विषैले तथा कैंसर कारक होते हैं। तो डी का 2, तो ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि देश के वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उसके योगदान के अवरोही होता है उतरते क्रम में सही क्रम की पहचान करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा, फिर उसके बाद में कौन सा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, चीन करता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी। चीन कितना करता है,
चीन करता है 27.92। उसके बाद में करता है यूएसए कितना करता है 14.5। और फिर आता है भारत करता है 7.17। और फिर आता है रूस जो कि 4.6 करता है। और सबसे लास्ट में आता है जापान जो कि 3.03 करता है। तो हम इस हिसाब से सीक्वेंस बनाएंगे, यानी कि जापान सबसे कम करता है, जापान सबसे लास्ट में आएगा और चीन सबसे पहले आएगा। तो इस हिसाब से बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में यूएसए सबसे पहले दे दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पजल करता है। यूएसए तब दिया जाता है जब ये पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा देश जो कि पैदा करता है, या कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति ज़्यादा करता है, तो यूएसए आएगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, चीन करता है, और सबसे कम जो है जापान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो क्या है असर्शन और रीजनिंग वाला है। इसमें क्या है कि उपर्युक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की जो क्या है 60% से 65% की कार्यकुशलता पर परिचालन के लिए निर्मित की जा सकती है, तो नहीं, क्योंकि पवन चक्की है यानी कि ये इसकी कार्यकुशलता कितनी होती है 49.3%, यानी कि हम इसको मान के चल सकते हैं 60%। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि 60 से 65% होती है, नहीं होती। सामान्य जो पवन चक्की क्या करती है कि 30 से 45% की कार्यकुशलता पर परिचालित होती है, ठीक है। और लास्ट कितनी हो सकती है, ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 60% हो सकती है। लेकिन उत्कर्ष पवन चक्की की स्थिति क्या होती है 50% तक होती है। तो इसका क्या है 60 से 65% होती है, तो ए इसका गलत हो गया। पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अभिकल्प प्रचालनों पर निर्भर करती है, तो आर इसका सही है, यानी कि ए इसका गलत है और आर इसका सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नीचे दिए गए आपदा न्यूनीकरण उपायों में से उन उपायों को अभिज्ञात करें जिन्हें असंचित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपदा न्यूनीकरण में असंचित उपायों के अंतर्गत क्या होता है कि भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्माण और बीमा कार्यक्रम आदि आते हैं। अब दिमाग में बात आती है कि असंचित उपाय से क्या मतलब है, होता क्या है। तो ये होता है जी कि आपदा न्यूनीकरण के उन उपायों से है जिसमें आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए किसी प्रकार के भौतिक अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाता। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण और बीमा कार्यक्रम, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चतुष्टय होता है क्वाड्रिवाइस होता है के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें क्या क्या वर्गीकृत किया गया है, इसमें अंगणित, खगोलिकी और संगीत किया गया, यानी कि सी, डी और ई। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम यानी कि NPTEL को निम्नलिखित की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। तो
किसका सुधार करने के लिए शुरू किया गया था? इंजीनियरिंग शिक्षा के सुधार के लिए शुरू किया गया। और अब वर्तमान में ये काम कौन कर रहा है? वर्तमान में स्वयं पोर्टल का एक जो क्या है, इसका एक प्रमुख कोऑर्डिनेटर है जो विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्सों को ऑनलाइन और डाउनलोड के रूप में प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणीय विकास लक्ष्य, संपोषणीय यानी कि SDGs को कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है? तो 2030 तक। जो MDG था वो 2000 से 2015 तक था। उसमें कितने लक्ष्य थे? MDG में थे 8 और SDG में 17 लक्ष्य है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में गेट्स के अंतर्गत शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति की पद्धतियाँ दी गई है और सूची 2 में क्या है? शिक्षा में इन सेवाओं के उदाहरण दिए गए हैं। पद्धति 1, 2, 3, 4। 1 में क्या दिया गया है? सीमा पार आपूर्ति क्या होती है? तो सीमा पार आपूर्ति होती है ICT के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा, आभासी शिक्षा, कॉरपोरेट प्रशिक्षण, यानी कि 1 का 3। 1 का 3 से हमारा राइट आंसर तो आ गया B। चलो आगे मिला लेते हैं। फिर है कि विदेश में खपत कब होती है? विदेश में खपत होती है कोई विद्यार्थी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम, डिग्री, कार्यक्रम में नामांकन के लिए दूसरे देश जाता है। फिर है कि वाणिज्य उपस्थिति क्या होती है? वाणिज्यिक उपस्थिति होती है भाषा जो क्या है? भाषा प्रशिक्षण कंपनियां, स्थानीय विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस होता है। पद्धति 4 में क्या दिया है कि प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन कब होता है? कि विदेशियों में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे प्रोफेसर, शिक्षक और शोधकर्ता। तो B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा, विज्ञान और व्याकरण की पुस्तक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, कि उसको ये भी बताना कि मैं इसको कैसे दूर कर सकती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप ये भी बता दें कि क्या मैं कंटिन्यू ये वीडियो बनाऊं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो।